नाजरीन आदाब। आज हम और हमारी शायद प्रोग्राम में डॉक्टर यासिर मौजूद है, जो कि नोडल अफसर भी है और असिस्टेंट प्रोफेसर भी है, जेएमसी बारामूला में तैनात है। डॉक्टर साहब, आपका केडन चैनल में आपका खैर मकदम है। डॉक्टर यासिर साहब। शुक्रिया अर्शद साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका शुक्रिया भी करता हूँ और अपने नाजरीन को सलाम भी अर्ज करता हूँ। तो डॉक्टर साहब, क्या कोरोना वायरस जैसी बीमारी इससे पहले भी हुआ करती थी? आप हमारे नाजरीन को कोरोना वायरस के बारे में वजाहत करें। जी, ऐसे वायरसेस जिसको हम अभी इस टाइम कोरोना वायरस कहते हैं, इस किस्म के वायरसेस ऑलरेडी हमारी कम्युनिटी, इस दुनिया और दुनिया के बाहर के भी जो भी ये इलाके हैं उनमें पाए जाते थे, यानी कि ये वायरस मौजूद था जी। लेकिन क्योंकि ये वायरस एक तब्दीली के साथ दिसंबर 2019 में आया जी, उस तब्दीली के बायस हमने इस वायरस का नाम कोविड-19 रखा। और नोवल कोविड-19, नोवल का मतलब ही होता है कि नया कोविड-19 जी। तो कोविड का जो फुल फॉर्म है हम उसको कोविड मतलब है कि कोरोना वायरस डिजीज जो करता है, और 2019 में आया, इसीलिए हम इसको कोविड-19 बोलते हैं जी। तो ये वायरस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन इसमें तब्दीलियां आने की वजह से एक नए रूप में, एक नई शक्ल में ये 2019 दिसंबर में आया जी। तो उस एतबार से ये वायरस था और ये एक नई शक्ल में 2019 में आया। क्या ये वायरस सभी तरह के लोगों में होता है? ये वायरस हर एक इंसान को हो सकता है, जो भी इसके कांटेक्ट में आ जाए। अगर किसी आदमी को ये वायरस डिजीज है तो उसके कांटेक्ट में अगर कोई भी आदमी आएगा क्लोज कांटेक्ट में, ये वायरस सभी को हो सकता है। अब यहाँ पे एक हाई रिस्क ग्रुप होता है कि ये वायरस ज्यादा अटैक किन लोगों को कर सकता है। उनमें बच्चे हैं जो 5 साल की उम्र के कम के बच्चे होते हैं जी। या बुजुर्ग लोग होते हैं जो 60 साल के ऊपर के लोग होते हैं जी। उसके अलावा कुछ लोग जो होते हैं वो हाई रिस्क होते हैं जी। जैसे हमारी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, या वो लोग जिन्हें ऑलरेडी डायबिटीज है या एक कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज है, जो इंसुलिन ले रहे हैं, या हाई रिस्क डायबिटीज जिन्हें हम कहते हैं जी। या लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कोई मोहल्लिक बीमारियां हो, कैंसर की बीमारी हो, किडनी की डिजीज हो, लिवर की डिजीज हो, या ऑलरेडी छाती की जो बीमारी है, जिन्हें दमे की बीमारी, अस्थमा वगैरह हो, तो ये सभी लोग एक हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, यानी कि इनको इस वायरस से इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं बनिस्बत के जनरल पॉपुलेशन के। तो अदरवाइज ये हर एक आदमी को हो सकता है, जो भी क्लोज कांटेक्ट में आएगा उसको हो सकता है, लेकिन इन लोगों को जिनका मैंने जिक्र किया, इनमें इस वायरस का डिजीज या अटैक होने के ज्यादा चांसेस हैं। इस बीमारी को पिछले 2 साल में से कौन कौन से बदलाव देखने को मिलेगा सर? देखिए अर्शद साहब, जब ये वायरस पहली बार नोवल फॉर्म में 2019 में आया तो इस वायरस में तकरीबन 5 बदलाव देखे गए हैं पिछले 5 साल में, पिछले 2 साल में। तो इन के क्या बदलाव देखें? इस वायरस में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं। ये अपनी कुव्वत, अपनी एक डिजीज करने की जो कुव्वत होती है या इसके इन्फेक्ट करने की कुव्वत है, उसमें बदलाव रहता है वायरस। ये नेचुरली होता है, इन्हें हम म्यूटेशंस कहते हैं जी। तो इसमें पहले जो वायरस वो अल्फा, बीटा, डेल्टा तो आपने बहुत सुना होगा, जिसमें बहुत ओमिक्रॉन से पहले उसके बाद एक और वेरिएंट आया, और अभी जो वेरिएंट है अभी ओमाइक्रॉन है, और अभी और कुछ वेरिएंट्स आ रहे हैं। तो ये वायरस खुद में बदलाव ला रहा है। तो ये एक आपके सवाल का एक तरीके का जवाब है कि वायरस में क्या बदलाव है। दूसरा हुआ कि हमने जो डिजीज या बीमारी में क्या बदलाव देखा। जब ये 2019 में पहली बार ये डिजीज आई तो हमें किसी को कुछ नहीं पता था। मेरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, आम लोगों को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन जितना इसकी वजह से बीमारी होती रही, एडमिशंस होते रहे, हमने लोगों को देखा, हमें एक्सपीरियंस हुआ, तो उससे हमने भी बहुत, या जो टेक्नोलॉजीज में डेवलपमेंट हुई, इसके लिए दवाइयाँ तशखीस की गई या नई दवाइयाँ आई या वैक्सीन्स बने, उसकी वजह से हमने क्या देखा कि जो जितना इस वायरस से पिछले साल या उससे 1 साल पहले जितने मतलब तबाही हुई, प्रॉब्लम्स हुई, लोगों में डिजीजेस हुई, या बहुत से लोग जो इसकी वजह से अनजान हो गए, जो हमने वो देखा, उसमें बदलाव देखा है कि अब लोग दवाइयों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वैक्सीन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और लोगों में प्रिकॉशंस लेने की वो जो उनमें समझ है वो भी आ गई है, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी पता चल गया कि इसको कैसे हैंडल करना है। तो इन सभी चीजों के बदलाव से ओवरऑल सिचुएशंस बेहतर हो रही है। डॉक्टर साहब, अगर हम जेएमसी बारामूला इंतजामिया की बात करें तो इस मोहल्लिक बीमारी से लड़ने के लिए कौन से इकदाम उठा रही है या उठा चुके हैं? देखिए, अगर आप जेएमसी बारामूला की बात करेंगे कि ये एक नया ही हॉस्पिटल जो अभी 2-3 साल से कायम किया गया है। इसको पहले अर्स्टवाइल हम इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला कहते थे। अब ये जेएमसी बारामूला पिछले 3 साल से बना हुआ है। इसमें भी बहुत सी तब्दीलियाँ आई।
इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी बेहतरी हो रही है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बहुत सी इंडक्शन हो रही है जी। अब अगर कोविड को लेके देखा जाए इसमें कितना क्या बदलाव लाया गया। 2 साल पहले हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट एक था जी, या दूसरा प्लांट हमारा हुआ करता था जो इंडोर स्टेडियम में था। अभी हमारे पास तकरीबन 4 ऑक्सीजन प्लांट्स हैं और वो भी बड़ी कैपेसिटी के ऑक्सीजन प्लांट्स हैं। ओवरऑल जो हमारे हॉस्पिटल की ऑक्सीजन कैपेसिटी है वो तकरीबन 4000 लीटर से ऊपर है, जो कभी 300 लीटर हुआ करती थी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ जब 300 लीटर की कैपेसिटी हमारे हॉस्पिटल के पास थी तो तकरीबन 70-80 बीमार को ही एट ए टाइम ऑक्सीजन दिया जा सकता था। लेकिन इस वक्त 4000 से ज्यादा लीटर्स होने का मतलब है अगर अल्लाह बचाए 1000 बीमार भी पूरे अस्पताल में एडमिट हो तो 1000 बीमार तक ऑक्सीजन दिया जा सकता है। तो ये एक ऑक्सीजन के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा मैन पावर में भी बहुत इंक्रीमेंट हुआ जी। हमारे कोविड हॉस्पिटल्स भी कायम किए गए, जो पहले इंडोर स्टेडियम में था हमारे अस्पताल में था, एक और हमने पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया। तो एज ऑफ नाउ इस वक्त हमारे पास 100 बेड की कैपेसिटी क्या हॉस्पिटल बना हुआ है जी। तो अल्लाह ना करे ऐसे इतने बीमार आए, लेकिन 100 बीमारों तक की कैपेसिटी हमारा हॉस्पिटल रखता है। डॉक्टर साहब, ये वैक्सीन कोविड-19 के बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। देखिए, ये वैक्सीन जो होता है, वैक्सीन का मतलब होता है कि हम इस वायरस या इस बैक्टीरिया के खिलाफ कुछ ऐसे इम्यूनिटी ताकत पैदा करेंगे इंसान में। उसको हम वायरस का मकसद यही होता है कि उस वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ ताकत पैदा करना है। जब भी कोई वैक्सीन बनता है इसको बनाने में तकरीबन 10 साल लग जाते हैं। इस वैक्सीन के जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, जो बनने के स्टेज, उसमें तकरीबन 10 साल लगते हैं और 10 साल के बाद ही वो वैक्सीन अप्रूवल के लिए जाता है। क्योंकि ये बीमारी बहुत ही तेजी से फैल रही थी, एक पैंडेमिक के फॉर्म में फैल रही थी, बहुत लोग इसके शिकार हो रहे थे, बहुत सी डेथ्स हो रही थी। इसलिए गवर्नमेंट ने या जो साइंटिफिक रिसर्च बॉडीज होती हैं अमेरिका में या बहुत से हायर सेंटर्स पे जो होती हैं, उन्होंने इसको एक इमरजेंसी अप्रूवल दे दी। वरना किसी भी वैक्सीन को इतना जल्दी अप्रूवल नहीं मिलती है। तो इस वैक्सीन को 2 साल 1-1.5 साल के अंदर ही अप्रूवल मिली। तो इमरजेंसी अप्रूवल के बाद इस वैक्सीन को बनाया गया, इसका फर्स्ट डोज दिया गया। फर्स्ट डोज में बहुत से लोग बहुत ज्यादा हिचकिचाते थे, उनमें खदशात थे कि वैक्सीन को लेके बहुत कॉम्प्लिकेशंस होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन जब फर्स्ट डोज लगा, लोगों में अल्लाह ने रहम किया कि कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं देखने को मिली। दूसरा डोज भी उसमें हमारे जो लोग वो बहुत ज्यादा तादाद में आए और इतने तादाद में आए कि गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट सभी लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड किया। और उसके बाद इस टाइम अभी लोग बूस्टर डोजेस के लिए आ रहे हैं, तो उससे हमारी तकरीबन सारी पॉपुलेशन इस वैक्सीन से इम्यूनाइज हो जाएगी और उससे हमारी डिजीज को लड़ने की कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पे मैं अर्शद साहब आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। अभी तक ये वैक्सीन जो इमरजेंसी अप्रूवल थी सिर्फ एडल्ट्स के लिए थी तो फिर इसको फेज वाइज मैनर में गवर्नमेंट ने 45 साल पे लाया और अब 15 से 18 साल के लिए भी ये वैक्सीन अप्रूव किया गया है। तो इस वैक्सीन के जो इसके फवाइद हैं वो बहुत ज्यादा हैं, कॉम्प्लिकेशंस उतनी देखने में कोई नहीं मिली हमें। और मैं कहता हूं कि मैं समझता हूं कि सभी को वैक्सीन कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये भी देखने को मिला कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो भी इस वैक्सीन से डरते हैं लगाने में। देखिए, डर तो हर एक इंसान को रहता है, क्योंकि जो साइंटिफिकली जब देखा जाता है 1 in 10 लाख यानी कि 10 लाख में एक आदमी को किसी चीज से कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। जैसे हम नॉर्मली भी किसी आदमी को कोई दवाई देते हैं, कोई इंजेक्शन देते हैं, इसमें एलर्जी का रिस्क रहता ही रहता है। तो उसके लिए इकदाम यही हैं कि जब कोई वैक्सीन कर रहा हो या करवा रहा हो, जो हेल्थ केयर सेंटर हो, वहां पे ऐसी कॉम्प्लिकेशन को हैंडल करने के लिए बाकी अद्वियात भी हों। तो इसमें डरने की बात नहीं है, तो ये लगाना चाहिए। जी बिल्कुल लगाना चाहिए। डॉक्टर साहब, अक्सर बेशतर मरीजों को पहले ही वो खांसी जुकाम हुआ करती थी, जबकि आज ये कहा जा रहा है कि ये कोविड-19 के अलामत है। किस हद तक ये सही? देखिए, जब एक जैसे आप बोलते हैं कि जो पहले भी जुकाम खांसी जो ये होता रहता था, उसमें और इसमें क्या फर्क है और हमें कैसे फर्क करना चाहिए। देखिए, जब पहले जो ये जुकाम हुआ करते थे उनको हम कॉमन फ्लू बोलते हैं, वो इन्फ्लुएंजा वायरसेस होते हैं, वो इस वक्त भी हो सकते हैं और इस वक्त भी वो नॉर्मली जुकाम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे बीमार को हद से ज्यादा बहुत तेज बुखार हो रहा हो या बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो या उसमें खांसी, ऐसे सिम्टम्स मतलब डिस्प्रपोर्शनेटली हुआ कि हद से ज्यादा हो रहे हों, तो उस वक्त
बीमार को कोविड का सस्पिशन होना चाहिए, सस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये पेंडेमिक है, आजकल बहुत तेजी से वायरस फैल रहा है, तो इसमें अगर कोई तरीका है कि ये कोविड है या और कुछ है, टेस्ट से ही पता चल सकता है, सिर्फ सिम्टम्स की बुनियाद पे नहीं चल सकता है। तो सेफ्टी के लिए हमें सबको टेस्ट कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन को भी बताएं कि इस बीमारी से लड़ने के लिए से कौन से इकदाम उठाने चाहिए। देखिए, इकदाम तकरीबन 2 साल से सभी लोगों को वाजिया हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने नाजरीन को एक बार फिर बताना चाहूँगा कि इसे हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं। इसमें सबसे पहले होता है कि हम हमेशा जब भी किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में जाएं, चाहे वो सोशल गैदरिंग हो, कोई मार्केट प्लेस हो, कहीं पर किसी की ताज़ियत हो, हमेशा हमें इससे जितना भी हम अवॉइड कर सकें, जितना अननेसेसरी उसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, अगर आप मजबूरन आपको कहीं जाना पड़ता है तो हमेशा आपके पास मास्क लगी रहे। आप अगर वहाँ गए तो वहाँ से आके आप अपने हैंड सैनिटाइज करिए, अपने हाथों को धोइए। सैनिटाइज़र आप जो आज कॉमन सैनिटाइज़र्स हैं, आप उससे इस तरीके से सैनिटाइज करिए कि आपके हाथों की पूरी सरफेसेस, पूरी सतह जो हाथ की है वो सैनिटाइजर से धुल जाए। या आप अपने हाथों को तकरीबन 20 सेकंड तक साबुन से भी धो सकते हैं। इन्हीं के जल्दबाजी में हाथ धोने आपने बिल्कुल। और उसके अलावा अगर आपके घर में कोई या आपके हमसाए में ऐसा कोई मरीज है, मान लीजिए घर में ही है, तो उसको अर्ली आप आइसोलेट कर लीजिए, उसकी अद्वियात का इंतज़ाम करिए, उसको डॉक्टर को दिखाइए, उसको टेस्ट करिए और भीड़ भाड़ में न जाइए, और जितना भी पॉसिबल हो आप वैक्सीनेशंस के लिए आइए। तो इन्हीं इकदामात से हम किसी हद तक इससे बच सकते हैं। अगर कोई किसी को कांटेक्ट होगा भी, उसको अल्लाह ना करे कि ऐसी ज़्यादा बीमारी के हो जाए, नमूनिया ना हो, तो यही इकदाम करने चाहिए। डॉक्टर साहब, लोग अक्सर बेशतर वो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, लेकिन ये किस हद तक सही है? देखिए, सेल्फ मेडिकेशन एज सच, इसे हम जो भी दवाइयाँ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ली जाती हैं उन्हें हम ओवर द काउंटर मेडिसिन बोलते हैं। ओवर द काउंटर मेडिसिन में भी कुछ मेडिसिन अप्रूव्ड, किसी हद तक अप्रूव्ड होती हैं। जैसे आप कभी आपको थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है तो आप क्रोसिन लें, या मामूली बुखार लें, ऐसा। हाँ, इस किस्म की मेडिसिन किसी हद तक अगर मामूली से हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि आपके सिम्टम या आपकी तकालीफ ज़्यादा हैं, वहाँ पे आपको डॉक्टर साहब से ही मुलाकात करके प्रॉपरली प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, नाज़रीन को आपकी क्या मैसेज रहेगी आखिर पे नाजरीन से फिर यही गुजारिश रहेगी कि वो अपना ख्याल रखें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, इंतज़ामिया के साथ ताउन करें, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें इस वबाही बीमारी से निकालेंगे, क्योंकि ये अल्लाह की ही तरफ से है ये बीमारी पेंडेमिक के फॉर्म में आना। तो जितना भी हमसे मुमकिन होता है इंसान के तौर पे वो हमें करना चाहिए। डॉक्टर जो कुछ कर सकते हैं उसे करना चाहिए। सोसाइटी के जैसे हैं हम, एक दूसरे की मदद करना है तो वो हमें करना चाहिए। तो इन चीज़ों से ही हम शायद इस पेंडेमिक से बाहर आए। ये थे नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डॉक्टर यासिर बशीर, जिन्होंने स्टूडियो में तशरीफ लाया। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। शुक्रिया राशिद साहब।